हाय। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं COP1। COP1 काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग और कंफ्यूजिंग है, तो इसमें थोड़ा सा हम लोग समय देंगे। COP1 स्टैंडर्ड कहता है यूनिफॉर्म केयर इज प्रोवाइडेड टू पेशेंट्स इन ऑल सेटिंग्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इज गाइडेड बाय रिटन गाइडेंस। तो अब चूंकि स्टैंडर्ड कह रहा है रिटन गाइडेंस, दैट मीन्स देयर शुड बी अ पॉलिसी। पहला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट कहता है यूनिफॉर्म केयर इज प्रोवाइडेड टू पेशेंट्स फॉलोइंग रिटन गाइडेंस। अगेन रिटन गाइडेंस, तो दैट मीन्स आपको एक पॉलिसी बनानी है, यूनिफॉर्मिटी इन केयर। अब उसमें लिखना क्या है? पहली चीज तो देखिए, उन्होंने ये स्कोप बता दिया कि इस पॉलिसी का स्कोप क्या है। OPD, IPD, इमरजेंसी, डे केयर, इन ऑल सेटिंग्स यूनिफॉर्म केयर देनी है। दूसरा, व्हाट इज यूनिफॉर्मिटी ऑफ केयर? यूनिफॉर्मिटी ऑफ केयर मीन्स कि आप किसी से पैसों की वजह से, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रीजन की वजह से कोई सौतेला व्यवहार न करें। कि भाई अगर वार्ड है तो नर्सिंग रेशियो 15 मरीज पे एक कर दिया, लेकिन अगर स्वीट रूम है तो एक नर्स जो है वो स्वीट रूम के बाहर खड़ी रही। अब यहाँ पे स्वीट रूम में एक नर्स के बाहर खड़े रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम वहाँ है जहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया मीट करना है, यानी कि अगर एक जनरल केयर एरिया में नर्सिंग रेशियो 6 पेशेंट्स पे एक नर्स होनी है, तो वो आप मीट करें मिनिमम, कहीं पे भी उससे कम ना रखें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जस्ट बिकॉज एक आयुष्मान पेशेंट है तो उसका इलाज BAMS और BHMS कर रहे हैं, और अगर पेड पेशेंट हैं, कैश पेशेंट हैं, तो उनके लिए कंसल्टेंट आ रहे हैं। तो इस तरह के डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए, वहां पे यूनिफॉर्मिटी ऑफ केयर होना चाहिए। इसके लिए ही मैंने लिखा है क्योर, केयर एंड कंफर्ट। देखिए, एक पेशेंट केयर में यही 3 हिस्से होते हैं। क्योर डॉक्टर देता है, केयर नर्स देती है, और कंफर्ट एक तीसरा हिस्सा होता है जो पेमेंट कैटेगरी वाइज चेंज होता है। जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट, सिंगल रूम्स, स्वीट्स। तो आप कंफर्ट पार्ट चेंज कर सकते हैं, लेकिन केयर और क्योर पार्ट चेंज नहीं कर सकते किसी भी मरीज के लिए। दैट इज यूनिफॉर्मिटी ऑफ केयर। हाँ, आपको लगता है नहीं आपको किसी को स्पेशल केयर देनी है, तो आप उस क्राइटेरिया पे ये कर लें कि आप जो है उस मरीज को आप ज़्यादा केयर दे दें, वो चलेगा। लेकिन आप ज़्यादा केयर का मतलब क्या? उसका नर्सिंग रेशियो आप शायद कम कर दें। वहाँ पे सिंगल रूम में आप एक नर्स उसके सामने खड़ी कर दें, स्वीट रूम में एक नर्स खड़ी कर दें। लेकिन जो कम पे कर रहा है, उसके लिए जो लॉ ने बोला है उस मिनिमम गाइडलाइन को आप फॉलो करें। और तीसरी लाइन जो उन्होंने बोली है, ये बहुत लंबा पैराग्राफ है एक्चुअली गाइड बुक में, मैंने इसे 3 लाइन में समअप किया है। तीसरी लाइन उन्होंने बोली है कि पेमेंट कैटेगरी की वजह से डिस्चार्ज डिसीजन या ट्रीटमेंट डिसीजन चेंज नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पे लोग बोलेंगे कि भाई ऐसा कैसे होता है? ऐसा होता है। आई हैव सीन इन दी हॉस्पिटल कि अगर कैश का पेशेंट है तो वो भी जल्दी में रहता है, डॉक्टर भी जल्दी में रहता है कि इसको डिस्चार्ज करो, खर्चा ज़्यादा हो रहा है। लेकिन अगर इंश्योरेंस का पेशेंट है तो उस पर फिर खर्चे पे कोई कमी नहीं होती, मरीज भी लेटने को तैयार है और डॉक्टर भी लेटाने को तैयार है कि चलो कोई नहीं, पैसे तो आ ही रहे। तो इसका हमें ध्यान देना है कि पेमेंट कैटेगरी की वजह से डिस्चार्ज डिसीजन जिसकी आवश्यकता हो उसको रोका जाए, पक्का रोका जाए, और जिसकी आवश्यकता ना हो उसको बिल्कुल ना रोका जाए, उसके ट्रीटमेंट डिसीजन में चेंजेस ना ला जाए। ये इंक्लूड करता है दवाएं और टेस्ट भी, कि अगर किसी के लिए टेस्ट ज़रूरी है वो किए जाएं, गैर ज़रूरी टेस्ट ना किए जाएं। दवाओं की क्वालिटी में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए कि आप जो पेशेंट आयुष्मान भारत से आ रहे हैं उनके लिए सब कैटेगरी मेडिकेशन यूज़ कर रहे हैं, और जो आपके कैश और इंश्योरेंस के पेशेंट हैं उसमें स्टैंडर्ड कैटेगरी मेडिकेशन यूज़ कर रहे हैं। दिस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाई NABH। दैट इज व्हाट दिस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट सेज। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट कोर है। The organization has a uniform process for identification of patients and uses 2 identifiers. अब ये 2 identifiers क्या हैं? पहली चीज तो NABH बोलता है कि भाई ID बैंड यूज करो। दूसरा 2 identifiers क्या है? नेम एंड UHID। आप कोई भी यूज कर सकते हैं। आप मरीज का डेट ऑफ बर्थ और मरीज का
UHID यूज कर सकते हैं, लेकिन दो, मिनिमम दो यूज करने हैं। आप तीन यूज कर लें, लेकिन मिनिमम दो यूज करने हैं। ये सारी केयर सेटिंग में अप्लीकेबल है, यानी पेशेंट चाहे इमरजेंसी में आके 2 मिनट पहले लेटा हो या डे केयर सर्विसेज में डायलिसिस कराने आया हो, उसके रिस्टबैंड होना चाहिए विद 2 आइडेंटिफायर्स। तीसरी बात उन्होंने कही है कि UHID इज वन ऑफ द आइडेंटिफायर, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। यानी आप दूसरा आइडेंटिफायर यूज कर सकते हैं, आप तीन आइडेंटिफायर यूज कर सकते हैं, लेकिन चाहे तीन आइडेंटिफायर यूज करें चाहे दो आइडेंटिफायर यूज करें, उनमें से एक UHID जरूर होगा। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट C, कमिटमेंट है। द ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंट्स एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस एंड और क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स टू गाइड यूनिफॉर्म पेशेंट केयर। प्रैक्टिस गाइडलाइंस पब्लिश्ड बाय नेशनल और इंटरनेशनल एजेंसीज। तो NABH का कहना है कि अगर कोई नेशनल या इंटरनेशनल एजेंसी ने प्रैक्टिस गाइडलाइन पब्लिश करी है, आप उसको यूज कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी आप यूज कर सकते हैं। ये आपको clinicalestablishments.gov.in नाम की वेबसाइट पर मिल जाएंगे, या आप स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्च करेंगे तो आपको सीधे वो क्लिनिकल स्टैब्लिशमेंट एक्ट की वेबसाइट पे ले जाएगा, जहाँ पे STGs आपको मिल जाएंगे। प्रॉब्लम वहाँ दूसरी है। प्रॉब्लम ये है कि उनमें से कई गाइडलाइंस इतनी पुरानी हैं कि जब आप अपने स्पेशलिस्ट को दिखाओगे तो बोलेगा ये तो बहुत पुराना है, हम तो अब ये यूज ही नहीं करते, ये दवाएं इसमें से कई एप्लीकेबल नहीं है। तो उसका प्रोविजन 3 नंबर पे लिखा हुआ है कि जहां पे ये अडेप्ट नहीं हो सकती, वहां पे जो भी साउंड क्लिनिकल प्रैक्टिस है वो फॉलो होनी चाहिए, लेकिन उसका रेफरेंस होना चाहिए। अब वो क्या हो सकता है? वो कोई टेक्स्ट बुक हो सकती है, कोई पब्लिश गाइडलाइन हो सकती है किसी इंटरनेशनल एजेंसी द्वारा या नेशनल सोसाइटी द्वारा या नेशनल एजेंसी द्वारा। ठीक है। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है एक्सीलेंस। ये पहली बार हमारे पास आ रहा है। एक्सीलेंस हमें बेसिकली रिन्यूअल ऑडिट में फॉलो करना होता है। तो अगर एक्सीलेंस आप रिन्यूअल ऑडिट में फॉलो करने वाले हैं, या आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका रिन्यूअल ऑडिट ड्यू है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप इसको फॉलो करें। अगर आप पहली बार NABH के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपने पहली बार आपका ऑडिट होना है, तो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। स्टैंडर्ड मतलब ऑब्जेक्टिव एलिमेंट क्या कहता है? क्लिनिकल केयर पाथवेज आर डेवलप्ड कंसिस्टेंटली, फॉलोड अक्रॉस ऑल सेटिंग्स ऑफ केयर एंड रिव्यूड पीरियोडिकली। तो क्लिनिकल केयर पाथवेज क्या है? पहली चीज तो NABH का ये कहना है कि क्लिनिकल केयर पाथवे फॉलो कर रहे हैं। दूसरे, ये मल्टी डिसिप्लिनरी होने चाहिए, यानी अगर मल्टीपल स्पेशलिटीज या मल्टी टाइप ऑफ केयर प्रोवाइडर्स लाइक नर्सिंग, क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल आर इन्वॉल्व, तो सब कुछ इसमें इंक्लूडेड होने चाहिए। दूसरे, क्लिनिकल पाथवेज साल में कम से कम 2 ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने चाहिए। तीसरा, क्लिनिकल पाथवेज शैल बी रिव्यूड एंड अपडेटेड एनुअली। तो आप क्या फॉलो कर रहे हैं वो एनुअली अपडेट भी करना है और रिव्यू भी करना है। तो अगर आपके यहाँ मेडिकल ऑडिट एंड केयर रिव्यू कमेटी है, तो वो क्लिनिकल केयर पाथवेज को रिव्यू कर सकती है। अब क्लिनिकल पाथवेज हैं क्या? देखिए, क्लिनिकल पाथवेज वैसे तो कई सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो पब्लिश भी करती हैं, जैसे नाइस गाइडलाइंस है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल एक्सीलेंस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ केयर इम्प्रूवमेंट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब क्लिनिकल पाथवेज, केयर पाथवेज पब्लिश करते हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आप डेवलप करें, तो एक बहुत सिंपल सी चीज़ करनी है। लेट्स से हमें कोई एक सेट प्रोसीजर फॉलो करना है, जैसे एक LSCS यानी लोअर सेक्शन सिजेरियन सर्जरी होनी है डिलीवरी के लिए। तो अगर एक हेल्दी फीमेल है, तो उसके लिए प्री ऑपरेटिव टेस्ट क्या होंगे? प्री ऑपरेटिव उसका मेडिकेशन क्या चलेगा? उसे OT से शिफ्ट पहले करने से पहले क्या प्रिपरेशन करनी है? OT में क्या होना है? OT के बाद पोस्ट ऑप ऑर्डर क्या होंगे? पोस्ट ऑप के कितने समय के बाद आप उसे डिस्चार्ज करोगे अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है? और डिस्चार्ज के बाद डिस्चार्ज समरी भी एक स्टैंडर्ड ही होगी। आप इसको डेवलप कर लो, आपके लिए आसान होगा। आपको बार बार वो ऑर्डर डालने नहीं पड़ेंगे, आप उसे प्रिंट करा लो, आप सिंपली वो लगा दो और सिर्फ चेंजेस रिकॉर्ड करो। अच्छा नहीं रहेगा? आपके लिए भी आसान होगा। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी है, आपको पता है कि आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में क्या प्री ऑप ऑर्डर डालने हैं, क्या पोस्ट ऑप ऑर्डर डालने हैं। दिस इज प्रोवाइडेड देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन। लेट्स से नाउ
आपने पहले साल एक नॉर्मल एवरेज फीमेल के लिए LSCS के लिए पूरी केयर पाथवे बना दिए। आप अगले साल शायद डायबिटिक फीमेल के लिए या ओवरवेट फीमेल या हाइपरटेंसिव फीमेल के लिए भी केयर पाथवे बना लो। आपके लिए आसान, आपका समय कम लगेगा, ड्यूटी डॉक्टर के लिए आसान, नर्स के लिए आसान, सबके लिए आसान, और सिर्फ आपको जो भी डेविएशंस हैं वो सिर्फ रिकॉर्ड करने हैं। यही NABH कह रहा है। तो मुझे तो प्रैक्टिकली लगता है कि ये हॉस्पिटल के लिए आसान होना चाहिए, बिकॉज आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसमें मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है। आप पेशेंट से मिलो, पेशेंट के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करो बजाय लिखने के। तो ईजी है, किया जा सकता है, ट्राई करना चाहिए। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है एक्सीलेंस अगेन। मल्टीडिसिप्लिनरी एंड मल्टी स्पेशलिटी केयर वेयर अप्रोप्रिएट इज प्लान बेस्ड ऑन बेस्ट क्लिनिकल प्रैक्टिसेस और क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन एंड डिलीवर्ड इन अ यूनिफॉर्म मैनर अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई वही सेम चीज़ आ गई कि यूनिफॉर्म मैनर में प्रोवाइड करना है। पैसे की वजह से या केयर सेटिंग की वजह से वार्ड वर्सेस स्वीट केयर पाथवे चेंज नहीं होंगे, क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन चेंज नहीं होगी। और मल्टी डिसिप्लिनरी और मल्टी स्पेशलिटी अगर केयर दी जानी है तो वो अप्रोप्रिएटली दी जाए। जैसे लेट्स से इट्स अ प्रेग्नेंट मदर न्यूट्रिशनल स्टेटस, तो एक गायनिकोलॉजिस्ट शायद वो उसे लिखे, एक डाइटिशियन उसे फॉलो करे और किचन को उसे वर्कअप करना पड़े। लेकिन डाइटिशियन अक्सर ये भूल जाती हैं कि उन्हें सिर्फ ऑर्डर रिवाइज फाइल में नहीं करना है, पेशेंट को काउंसल करना है कि वो डाइट उनके लिए क्यों ज़रूरी है। मरीज से मिलके, सॉरी मरीज नहीं कहूँगा क्योंकि प्रेगनेंसी इज नॉट अ डिसीज, पेशेंट से मिलके आपको ये कन्विंस करना है कि उनके लिए ये इतनी कैलोरीज लेना क्यों ज़रूरी है, और साथ में ये इंश्योर करना है कि आप वो सर्व करें जो पेशेंट को पसंद हो। अगर आप अपनी तरफ से ही मन से डिसाइड कर लें कि ये मरीज को खाना है, शायद उसमें से कई चीज़ें मरीज को पसंद ही ना हो, तो आप प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड ही ना कर पाए। इसी तरह से जब हम जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की बात करते हैं या किसी और ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर की बात करते हैं या कार्डियोलॉजी की बात करते हैं, तो वहाँ फिजियोथेरेपी का काफ़ी अच्छा रोल है। तो क्या फिजियोथेरेपी उस प्लान से हो रही है? इसी को हम मल्टीडिसिप्लिनरी केयर कहते हैं। या एक ट्रॉमा का पेशेंट आया जहाँ पे न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स और जनरल सर्जरी तीनों इन्वॉल्व है, तो क्या एक कॉमन मीटिंग होके प्लान हो सकता है कि हम इस केस को कैसे करने वाले हैं? दिस इज वॉट दिस स्टैंडर्ड टॉक्स अबाउट। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट कमिटमेंट है। दिस इज द लास्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट। टेलीमेडिसिन फैसिलिटीज प्रोवाइडेड सेफली एंड सिक्योरली बेस्ड ऑन रिटन गाइडेंस। ज़्यादातर छोटी और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये नॉट एप्लीकेबल हो गया है। ये इंट्रोड्यूस किया गया था कोविड टाइम में, जो अभी भी चल रहा है। बहुत सारे हॉस्पिटल जो रिमोट लोकेशंस पे हैं ये इसे अच्छे से फॉलो भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हॉस्पिटल अब इस पर फोकस नहीं करते। लेकिन अगर आप टेलीमेडिसिन सर्विसेज दे रहे हैं तो उनका कहना है कि पहली चीज़ तो रिटन गाइडेंस बनाइए जो एग्जिस्टिंग लॉज और गाइडलाइंस के हिसाब से हो, और आप उसी को इम्प्लीमेंट करिए। जो गाइडलाइन आप बनाएं और जो प्रैक्टिस आप फॉलो करें उसमें पेशेंट की आइडेंटिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखा जाए, उसे रिस्पेक्ट किया जाए। जो लिमिटेशंस ऑफ टेक्नोलॉजी हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस के, उसको ध्यान दिया जाए और उसको एड्रेस किया जाए। जैसे कि आप टेलीमेडिसिन में अपने यहाँ तो एकदम लीस्ट ब्रॉडबैंड लाइन ले लें, लेकिन जिस क्लिनिक पे पेशेंट बैठा हुआ है वहाँ प्रॉपर इंटरनेट नहीं है, तो कंसल्टेशन का एक्सपीरियंस पेशेंट के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। Appropriate data storage and retrieval shall be addressed. तो now it is electronic record. तो पेशेंट का रिकॉर्ड मेडिकल रिकॉर्ड के IMS गाइडलाइन में जाएगा, लेकिन ये टोटली इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, वीडियो रिकॉर्ड है। तो इसे कैसे स्टोर करना है, कहाँ स्टोर करना है, कैसे रिट्रीव होगा, इसकी भी गाइडलाइन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। नाउ लेट्स से आप एक हॉस्पिटल है लेकिन टेलीमेडिसिन सर्विस आपको कोई थर्ड पार्टी दे रही है, तो उसका ये आउटसोर्स सर्विस है, उसका एक प्रॉपर MOU होना चाहिए। और लास्ट में उन्होंने कहा कि अगर आप ये डेवलप करने जा रहे हैं तो आपको एक बेस्ट रेफरेंस मिल सकता है टेलीमेडिसिन प्रैक्टिस ICMR गाइडलाइंस 2022, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा
इन केस आपको कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप प्लीज़ कमेंट में डाल दें। और इन केस मैंने कुछ गलत बता दिया, प्लीज़ करेक्ट मी, बिकॉज इट्स अ पीयर लर्निंग। हो सकता है मैं उस चीज़ को समझ ना पाया हूँ और आप ज़्यादा अच्छे से समझे हो। तो इट्स ऑलवेज गुड टू डिस्कस थिंग्स बिफोर राइटिंग इट ऑफ, राइट? थैंक यू।